न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी से मिले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। यूपी सदन पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। तो दोनों ही मंत्री मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। तो दो तस्वीर, माफ कीजिएगा, दो मंत्री, जहां दोनों ही मंत्री पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। हालांकि मुलाकात किस चीज को लेकर हो रही है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी है, चुनाव नजदीक हैं और इसके साथ ही 2 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसदों के साथ बैठक की और उसके बाद ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। बीजेपी विपक्षी दलों को मात देने के लिए योगी सरकार के कामकाज को मुद्दा बनाने जा रही है। दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक में एक बुकलेट जारी की गई है जिसमें नया चुनावी नारा गढ़ा गया है। ये नारा है, इरादे एक, काम अनेक। जाहिर है यूपी की योगी सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच उतरेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को वरीयता दी जाएगी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। योगी सरकार ने भी अपने कामों की बदौलत दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया नारा गढ़ा है, इरादे नेक, काम अनेक। लेकिन इसमें भी वो राम के सहारे नजर आ रही है। बुकलेट के पहले पेज पर सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर लगी है, यानी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा चुनाव में सबसे पहले पायदान पर रहेगा। योगी सरकार के कामकाज की बदौलत विकास और विश्वास को आधार बनाकर पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बुकलेट में योगी सरकार ने इरादे नेक, काम अनेक स्लोगन के जरिए अपने कामों को गिनाने की रणनीति बनाई है। इसमें भाजपा की कोरोना से लड़ाई, किसान हित, रोजगार और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को मुद्दा बनाया जाएगा। हालांकि विकास के कामों के साथ हिंदुत्व भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। सरकार ने अपने कामों को गिनाने के लिए नए नारे के साथ जिस बुकलेट को बनाया है, उसके मुख्य पेज पर ही अयोध्या में विराजमान श्री राम लला की तस्वीर लगाई गई है, जिससे साफ है कि सरकार अपने कामों को बताएगी ही, लेकिन एजेंडा हिंदुत्व का होगा। बुकलेट में योगी सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की मदद से यूपी में सभी को फ्री टीका लगाया जा रहा है। फ्री कोरोना जांच और फ्री इलाज के साथ ही सरकार का दावा है कि यूपी में 1,80,000 कोविड बेड की व्यवस्था की गई है। बच्चों को निःशुल्क दवाई किट का वितरण के साथ ही बच्चों के लिए पीकू और नीकू वार्ड बनाने को अपनी उपलब्धि बताई है। ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान और उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। सरकार का नारा खुशहाल किसान भी है। सरकार का दावा है कि किसान कल्याण मिशन के तहत 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। सरकार का दावा है कि वो बेघरों के साथ भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे को भी चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। बुकलेट में कहा गया है कि सरकार ने मिशन रोजगार के तहत 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 3 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति दी गई है। सरकार ने प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन किया।
काशी विश्वनाथ धाम का विकास, वाराणसी में भव्य देव दीपावली के आयोजन को भी अपनी उपलब्धियों में शामिल किया है। इसके साथ ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद की स्थापना को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया है। जाहिर है साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी योगी सरकार की कामकाज के सहारे सियासी वैतरणी पार करने में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तराखंड में भी मिशन 2022 के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों में चुनावी तैयारी तेज है। बुधवार को बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक के बाद गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पार्टी की चुनावी तैयारियों की थाली सजा ली है और ऐसे में प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है। कांग्रेस की नई टीम ने भी एकजुटता का संदेश देकर बीजेपी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर, हर तरफ हो रहा चुनावी शोर, बिछ रही सियासी बिसात, अब मोर्चा बंदी पर बात। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां रणनीति तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी कांग्रेस में इस बात पर लगातार महामंथन चल रहा है कि चुनाव में कैसे मोर्चाबंदी की जाए। बात सबसे पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी चुनावी तैयारियों को गुरुवार के दिन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने परखा। बीएल संतोष ने मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों से सरकार को लेकर फीडबैक लिया, चुनाव से संबंधित कमेटियों से बात की और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ भी बैठक की। बीएल संतोष का पूरा फोकस मिशन 22 को लेकर ही रहा। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। रामनगर चिंतन शिविर में जो विभिन्न 5 टोलियाँ बनाई गई थी, इनमें मंत्रीगण भी थे और संगठन के लोग भी थे। वो जो जिम्मेदारियाँ दी गई तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली और बाकी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से और मजबूती से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने भी नई टीम के गठन के बाद 2022 को फतह करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। नई टीम ने एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं को कमर कसने का संदेश दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी की नाकामियों को पार्टी चुनावी मुद्दा बनाएगी और सबका फोकस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी पर रहेगा। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। हम राज्य के मुख्य प्रतिपक्ष हैं और 2022 की सत्ता के प्रबल दावेदार। तो हम अपने भविष्य की क्या हमारा उत्तरदायित्व है उसके बीच में और इस सरकार की विफलताओं को और विपक्ष के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके जो काले कारनामे हैं, उनको कैसे उजागर कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय करें। हर वर्ष जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ते रहे। जो ड्यूटी जनता ने हमको दी थी 2017 में, अब हमने वो ड्यूटी पूरी कर ली है। अब राज्य की जनता के लिए 2022 में, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता इस समय आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। राज्य की जनता को बहुत अपेक्षाएं कांग्रेस से है। कांग्रेस सरकार में आवे, जनता की इच्छा है, तो इसको पूरा करने के लिए हम चुनावी मोड में हैं। हमने अपनी सारी कसरत, हमारी सारी कमेटीज बन चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस में जहां कमान हरीश रावत ने संभाली है, तो वहीं सत्ता पक्ष में पार्टी संगठन और संघ की समीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बहरहाल देखना होगा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों ही दलों की तैयारियां वोट के रूप में कितना उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। कैमरामैन अनु भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में आशियाना बना रही हैं। जिस जगह पर मकान बनना है उसका भूमि पूजन भी किया गया। गौरतलब है कि 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से वादा किया था कि वो अमेठी की सांसद बनेंगी तो अमेठी वासियों को उनसे मिलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने भूमि पूजन करा दिया है। बहुत जल्द उनका जो घर है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट।
स्मृति ईरानी का नया ठिकाना, अमेठी में बनेगा आशियाना, अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, अमेठी की जनता को मिला गिफ्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया ठिकाना अब अमेठी बन गया है। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज के मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन पर स्मृति ईरानी का भव्य और आलीशान मकान बनने जा रहा है। गुरुवार को हिंदू रीति रिवाज के साथ भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन स्मृति ईरानी के पुत्र जौहर ईरानी ने किया। भूमि पूजन के साथ ही मकान बनने का काम अब शुरू हो गया है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से वादा किया था कि वो अमेठी की सांसद बनेंगी तो अमेठी वासियों को उनकी सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इस साल की शुरुआत में 22 फरवरी को अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने 12,11,000 रुपए में गौरीगंज निबंधन ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। भूमि पूजन के मौके पर लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी ने जनता से किया गया वादा पूरा किया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यह है कि पंचांग पीठ सभी देवताओं का आवाहन पूजन होगा और उसके बाद मुख्य रूप से जो आज का विषय है शिलान्यास, इनका घर का जो है शुभारंभ, तो उसमें भगवान वास्तु पुरुष का पूजन होगा। उनके जैसा कि आपने खुद बताया उनके पुत्र आ रहे हैं और साथ में सब उनके स्वजन जो भी होंगे, तो विधि विधान से सभी आचार्यों के माध्यम से उनके आचारत्व में पूजन होगा और इसके बाद फिर इसका कार्यक्रम का संपूर्ण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अभी तक अमेठी में चुनाव से पहले किराए पर लिए गए आवास पर ही रहती थीं। इसी मकान में सांसद का कैंप कार्यालय भी है। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। राहुल गांधी को हराना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, लेकिन स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बाराबंकी हादसे के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। जहां एक और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस बस का 32 बार चालान हो चुका था, फिर भी बस सरपट दौड़ रही थी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। बाराबंकी बस हादसा मामले में बड़ा खुलासा। बस हादसे में अधिकारियों की लापरवाही, प्रशासन हुआ सख्त, अब होगी कार्रवाई। 135 यात्रियों को लेकर कैसे दौड़ रही थी बस। अंधेरी रात में अचानक से चारों तरफ चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, जिसकी वजह थी लापरवाही, जिसके चलते 18 से 20 लोगों की जान चली गई। दरअसल बाराबंकी के कल्याणी नदी के पुल पर एक बस खराब हो गई थी, जो ऋषभ ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जिसमें 135 यात्री सवार थे। इतने में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बस में सवार और नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही पर बाराबंकी डीएम ने कार्रवाई करते हुए बस और ट्रक के ड्राइवर और मालिक समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ये आपको देखना होगा कि ये वाहन जो है वो हरियाणा से चला था। ये सारे मजदूर हरियाणा में काम करते थे, अपने परिवार के साथ वहाँ से चले थे। बताया जा रहा है कि शुरू में वो 3 बसों में थे, फिर किसी कारण से उनको हरियाणा में ही 3 बसों के सवारियों को एक ही बस में जो है डाल दिया गया, जिससे कि ओवरलोडिंग हो गई और वहाँ से लेके वो बस चलती आई और यहाँ तक आई और उसका एक्सल टूट गया, कदाचित शायद ओवरलोडिंग के कारण। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बस संख्या UP 22T7918 है, चालक नाम पता अज्ञात, और चौथा वाहन स्वामी इनके राजेश कुमार हैं, उनके खिलाफ ये दर्ज कराया गया है। और तीसरा जो इसमें NHI है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अब इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें RI टेक्निकल से रिपोर्ट ली जा रही है और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ विधिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस पूरे मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस घटना का कारण।
बस हादसे में बड़ा खुलासा, बिना परमिट चल रही थी बस। बस का 32 बार हो चुका है चालान। 2014 में हुआ था बस का रजिस्ट्रेशन। प्रतिबंध के बावजूद हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। कई घंटे बस हाईवे पर खराब होकर खड़ी रही। आखिर क्या कर रही थी NHAI? इतनी बड़ी लापरवाही के चलते 18 से 20 लोगों की जान चली गई, जिसमें ARTO ने भी माना कि ये घटना लापरवाही के चलते हुई है, क्योंकि हर टोल प्लाजा के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और परिवहन विभाग द्वारा भी उसमें एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें जो ट्रक ड्राइवर, अननोन ड्राइवर थे, ट्रक के वाहन स्वामी, बस के वाहन स्वामी और टोल प्लाजा कर्मियों का, जिनका एक सरकारी आदेश भी है कि टोल से समथिंग दूरी पर हर टोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेट्रोलिंग करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। उसके अभाव में परिवहन विभाग की जांच टीम भी आई थी, शासन द्वारा बैठा दी गई है, उसकी भी जांच हो रही है। कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की थोड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि पेट्रोलिंग के दौरान जो डग्गामार वाहन चलते हैं, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? परिवहन विभाग अपना कार्य पूर्णतः सजगता से कर रहा है, क्योंकि उस बस को जब चालान का स्टेटस देखा गया तो परिवहन विभाग द्वारा 32 चालान उस वाहन पर किए गए थे, जिसमें एक चालान बाराबंकी में भी किया गया था। वहीं इस घटना की जांच के लिए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। 18 लोगों की मौत का कारण बनने वाली बस की कमियों के परत दर परत खुलती जा रही है। ये बस यूपी के रामपुर जिले में रजिस्टर्ड थी और इसी वर्ष रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर सिवान जिले में हुआ था। इस बस की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसका परमिट इसी वर्ष फरवरी महीने में खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद ये बस एक राज्य से दूसरे राज्य सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। प्रवर्तन विभाग की जांच में इसकी कमियों की कड़ी खुलती जा रही है। परमिट जब तक यूपी में था तो उसका हम लोग वैलिडिटी चेक करें तो 29 फरवरी 2021 तक उसकी वैलिडिटी है और गाड़ी फिर उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हो गई है। तो आगे वो बिहार में अप्लाई किया है नहीं किया, उसका डाटा हम लोग जाँच कर रहे हैं। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन पर शो नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी जब परमिट हो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, लेकिन स्पेशल परमिट भी वहाँ बिहार का क्या स्थिति है वो वहाँ जाँच करके पता चलेगा कि क्या है। ये गाड़ी कब ट्रांसफर हुई है? गाड़ी मार्च में ट्रांसफर हुई है। मार्च में, तो वहाँ की परमिट तो अभी है नहीं। हाँ, अभी वहाँ परमिट नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिट भी वहाँ मैनुअली बनता है, तो वो अब उसकी फाइल पूरी डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा कि परमिट उसमें था कि नहीं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस बस का 32 बार चालान काटा गया हो, उस बस को किसके आदेश और किसके संरक्षण में चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस सड़क हादसे में क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हादसा हुआ था। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाएंगे एक के बाद एक कि आखिर क्या हुआ था। देखिए, बस किनारे खड़ी थी सड़क के, लेकिन अचानक से पीछे से ट्रक आई और टक्कर मार दी, जिसके बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें कई यात्री सवार थे और लगभग 18 की मौत हो गई और 24 ऐसे यात्री हैं जो घायल हो गए थे। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि बस किनारे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक यहां से गुजरी तो तेज रफ्तार में, क्योंकि ट्रक थी, और ट्रक ने बस को बुरी तरह पीछे से टक्कर मार दी। अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतने देर से बस खड़ी क्यों थी? अगर कोई खराबी थी तो फौरन इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? तो वहीं लखनऊ से खबर, जहां बस परिवहन से जुड़ी बड़ी खबर। बिना परमिट बस मिली तो आरटीओ को मिलेगी चार्जशीट। बस हादसे के बाद लिया गया कठोर निर्णय। बिहार, पंजाब, राजस्थान की बसों पर रहेगी नजर। अवैध वाहनों के खिलाफ रोजाना चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उप परिवहन आयुक्त ने यह निर्देश जारी कर दिया है और बिहार, पंजाब, राजस्थान की बसों पर खास तौर पर नजर रहेगी। अवैध वाहनों के खिलाफ रोजाना चेकिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उप परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी किए। बस परिवहन से जुड़ी खबर, बड़ी खबर है ये। बिना परमिट बस मिली तो आरटीओ को मिलेगी चार्जशीट।
बस हादसे के बाद एक कठोर निर्णय लिया गया है ताकि फिर से ऐसा कोई हादसा सामने ना आए, क्योंकि जिस बस में तमाम यात्री सवार थे उस बस की परमिट ही नहीं बनी थी, बिना परमिट के ही ये बस दौड़ रही थी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।